नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप एक बार फिर आज आपके साथ हूं और आज आपकी मुलाकात में एक ऐसे बच्चे से कराना चाहता हूं जिसने ऑल इंडिया रैंक 25 जेई एडवांस 2022 में ला करके आईआईटी बॉम्बे में अपनी जगह बनाई है, जो मैक्सिमम बच्चों का सपना होता है। जो बच्चे जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनका डे वन से एक ड्रीम होता है कि वो कंप्यूटर साइंस लें, और अगर कंप्यूटर साइंस लें तो उनको आईआईटी बॉम्बे मिले। आईआईटी बॉम्बे के लिए आपको अंडर 50 रैंक रहना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत मुश्किल टारगेट है, क्योंकि 12 से 14 लाख बच्चे पूरे देश में बैठते हैं और उनमें से आपको अगर टॉप 40 में आना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। और आज हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काव्य मौजूद हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 25 है जेई एडवांस की, और इनको आईआईटी बॉम्बे बहुत आसानी से मिलेगा। और इनका जो ड्रीम प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इस डिस्कशन के लिए आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमारे इकट्ठा होने का जो बेसिक पर्पस है वो ये कि काव्य के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें, आपको काव्य से जुड़ी बहुत सारी बातें जानने का मौका मिले। एक बच्चा जो इस तरह की रैंक लाता है, इस तरह की प्रिपरेशन करता है, उसका प्रिपरेशन का स्टाइल क्या होता है, वो कैसे पढ़ाई करता है, उसका सोचने का तरीका क्या है, उसने आगे के लिए क्या प्लान कर रखा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर टॉपर के बारे में वो सारे बच्चे जानना चाहते हैं जो इस तरह की तैयारी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत आपके लिए पर्पसफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं, इस इंटरव्यू की शुरुआत हम लोग करते हैं और काव्य से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं, बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो काव्य, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो ऑल इंडिया रैंक 25 है, जनरली ये देश में जितने भी बच्चे मेंस और एडवांस में बैठते हैं सबकी ड्रीम होता है, सबकी ड्रीम रैंक होती है कि हमें अंडर 40 अंडर 50 रैंक मिल जाए, हमें आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, हमें कंप्यूटर साइंस मिल जाए। तो ये मिलने पे आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये मैं जरूर जानना चाहूँगा आपसे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब जब मैं हर दिन प्रिपरेशन करता था, मैं टारगेट लेके चलता था कि टॉप 50 में ज़रूर आना ही आना है, और जब वो मिल गया तो बहुत अच्छा लगता है कि हार्डवर्क ने पूरा अपना मुझे सक्सेस चाहिए थी आपको सक्सेस, मतलब आपने ये पूरा प्लान कर लिया था कि आपको सक्सेस के लिए अपने हार्ड वर्क, अपने फोकस को बनाए रखना है और लगातार मेहनत करनी है। काफी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत लंबी जर्नी आपकी रही, मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो तैयारी करने का समय होता है वो अलग अलग चुनते हैं। जैसे किसी के मन में आता है कि मैं 12th करने के बाद एक साल ड्रॉप लूंगा फिर तैयारी करूंगा, कोई सोचता है कि मैं 10th करने के बाद तैयारी कर लूंगा, कोई बच्चा ये प्लान कर लेता है कि हम 8th के बाद तैयारी कर लेंगे। आपने तैयारी कब से शुरू की और उस समय से तैयारी शुरू करने के पीछे आपका अपना रीजन क्या था, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने 9th क्लास से जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि 11th-12th में तो सीरियस होना ही है उसके लिए, अगर मुझे क्लियर करना है उसको। 9th-10th में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके थोड़ा एडजस्ट कर लिया अपने आप को। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से अगर हमको उस दिशा में जाना है तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम 9th से तैयारी शुरू करें। मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ जी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपर 9th क्लास से शुरू करता है, वो तो 11 से भी स्टार्ट करे, 12 से भी स्टार्ट करे। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो और स्मार्ट वर्क करें तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। मुझे लगता है ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे बात उठाई है कि ये कतई आवश्यक नहीं कि आप तैयारी 9 से करें, आप तैयारी 11 से करें, आप तैयारी 8 से करें या आप 12th पास होने के बाद करें। अगर आपका फोकस है, आपका डेडिकेशन है और आपने ये सोच रखा है कि मुझे अपने हार्ड वर्क से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप जब भी तैयारी शुरू करेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इस बात के लिए मैं काव्य से काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ। काव्य, में एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो अगर हम 12th पास करने के बाद तैयारी करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, भाई हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बोर्ड का बर्डन नहीं होता, हमें बोर्ड की तैयारी नहीं करनी होती। मगर जब हम बोर्ड के साथ ये तैयारी कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बोर्ड का सिलेबस अपने आप में एक बड़ा हेडेक है। तो हम बोर्ड सिलेबस के साथ साथ कैसे मैनेज करते हैं इस तरह की कॉम्पिटिटिव तैयारी को, आपने कैसे मैनेज किया? जो जेईई मेंस एग्जाम की अगर हम तैयारी करते वो 90% एनसीईआरटी से ही होता है, तो पीसीएम तो बहुत ईजिली हो जाता है तैयारी करते करते। देखा जाता है नॉन पीसीएम सब्जेक्ट्स में तो उसको रेगुलरली हमें पढ़ते रहना है। ओके, तो इसमें कुछ आप स्पेशल सजेशन भी देना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं हफ्ते में 3-4 दिन वो अपने जेईई के साथ बोर्ड की पढ़ाई को इंक्लूड करता था। ओके, और इस तरह से मैंने मैनेज कर लिया था। अच्छा, मगर बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जो नहीं मैनेज कर पाते, तो क्या उसके लिए कोई खास टाइम टेबल प्लान करना पड़ता है या कोई अपना स्पेशल रिकमेंडेशन आपका बच्चों के लिए है जो बोर्ड के साथ करें कि वो कैसे करें? मैं ऐसे रिकमेंडेशन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपने टीचर से कंसल्ट करें, वो कुछ ना कुछ एडवाइस जरूर देंगे।
अच्छा, आप कैसे पढ़ते थे? आप मुझे, चलिए बाकी चीज़ें हम छोड़ते हैं, आप मुझे बताइए आपका डे शेड्यूल क्या था? सुबह से लेकर रात तक आप अपना किस तरह का स्टडी मेथड फॉलो करते थे? अच्छा, मैं मॉर्निंग 6:30 उठता था और केमिस्ट्री को लर्न करता था। उसके बाद हमारी क्लासेस होती थी। उसके बाद ऑब्वियसली रिफ़्रेश होके फिर थोड़ा सा मूड लाइट करने के बाद अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देते थे। सेल्फ स्टडी होमवर्क को स्टार्ट कर देते थे। करीब 6 to 7 आवर्स में लेता था सेल्फ स्टडी और होमवर्क करना। अच्छा, काव्य, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। आप उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, आपने वो समय गुजारा, आपने वो तैयारी की, एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आप सामने आए, राइट? तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप आने वाले बच्चे जो इस साल इस बारे में सोच रहे हैं, जो इस तरह की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी ये प्लानिंग है कि वो भविष्य में इस तरह की प्रिपरेशन करें, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे? आपकी तरफ से उनके लिए क्या स्पेशल टिप्स होंगी कि भाई ऐसा करो तो रिजल्ट होगा? पहली बात है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और सेल्फ मोटिवेटेड ज़रूर रहना चाहिए। और अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ हमें ऑनेस्ट रहना है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स खोल के बतानी है। पीयर ग्रुप का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो अच्छे पीयर ग्रुप में आए। पीयर ग्रुप से एक कॉम्पिटिटिव नेचर डेवलप होता है और इससे आप खुद को पुश करते हैं। ओके। अच्छा काव्य, एक चीज़ और बताइए, जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं अगर घर पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ या आप अपने घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई में हमारे पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हाँ। उनका सपोर्ट सिस्टम, उनकी केयर, उनका गाइडेंस, ये बहुत मायने रखता है। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे इस पूरी जर्नी में? उनका क्या सपोर्ट रहा? उन्होंने आपको किस तरह से हेल्प की? किस तरह से उन्होंने आपके साथ मेहनत की? आपको किस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए? लव, सपोर्ट और हर पॉइंट पे केयर। मुझे अगर मैं डाउन फील करता तो मुझे लाइट में ले आते, अच्छी अच्छी बातें, टिप्स बताते रहते और मुझे मोटिवेटेड रखते हैं। ओके। तो मतलब जैसे आप पढ़ते होंगे तो कई बार लेट नाइट पढ़ते होंगे? हाँ, मैं अवॉइड करता था, लेकिन अब जब ज़रूरत पड़ती थी तो करना पड़ता था। तो लेट नाइट स्टडी में कई बार नींद आने लगती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चाहिए होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, चाय मिल जाए, गर्म सा दूध मिल जाए, या मम्मी आकर एक बार ऐसे सर पे हाथ फेर दे कि बेटा मेहनत से लगे रहो। तो इस तरह का मोटिवेशन कैसे आता था पेरेंट्स की तरफ से? हाँ, मतलब रेगुलरली चेक करते थे मेरे ऊपर, और अगर मैं स्लीपी फील करता तो मुझसे खुद ही पूछ लेते कि अब आपको सोने जाना है तो आप सोने चले जाइए, जो बचा हुआ काम कल कर लेना। लेकिन अगर ज़रूरी काम रहता था तो मैं मना कर देता और फिर वो मुझे जो भी नेसेसरी ड्रिंक्स रिक्वायरमेंट्स होती थी दे देते थे। अच्छा काव्य, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया। हमारे लिए इस तरह के एग्जाम में बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। और ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे के सारे सब्जेक्ट अच्छे हो। किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का केमिस्ट्री, किसी का 2 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, एक खराब होता है। तो ऐसे केसेस में तीनों सब्जेक्ट आपने कैसे मैनेज किए? आपने उन तीनों सब्जेक्ट को किस तरह से प्लान किया अपने टाइम टेबल में? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। केमिस्ट्री में IOC-OC में अपने नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करता था और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहता। मैथ्स में प्रैक्टिस ही करनी होती है, तो जो भी रेफरेंस बुक्स होती थी उनमें क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस कर लेते थे। और फिजिक्स में नोट्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोनों की रिक्वायरमेंट होती थी, तो उसको उन दोनों को बैलेंस करके लेके चलते थे। ओके। और जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, इसमें क्या कुछ टाइम ड्यूरेशन आपने सेट कर रखा था? कैसे कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है? ऑलमोस्ट इक्वल होता था, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे पेरेंट्स इस सवाल से बहुत दुखी रहते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा होने लगा है। फ़ोन और सोशल मीडिया का स्टडी पे क्या इफेक्ट है, और फ़ोन और सोशल मीडिया से आपका क्या रिलेशन था और वो किस हद तक था? फ़ोन में मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ही एक्टिव था। व्हाट्सएप में अब कोविड ईयर में ऑनलाइन ही सब कुछ था, तो उसी में हमारा ऑनलाइन मटेरियल आता, सर से डाउट्स पूछते, कॉन्वर्सेशंस होते थे। तो बस सिर्फ मैं व्हाट्सएप में एक्टिव था, और जब वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। फ़ोन से दूरी रख नहीं सकते, क्योंकि अभी जब कोविड पीरियड था तो फ़ोन एक इंपॉर्टेंट डिवाइस हो गया था, हमारे लिंक डेवलप करने का अकेला तरीका था। तो हम फ़ोन के माध्यम से ही सारी चीज़ें कर रहे थे, मगर वो सब चीज़ें व्हाट्सएप पे होती थी, तो व्हाट्सएप यूज़ करना ज़रूरी था।
मगर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और बाकी सोशल मीडिया जो आपका टाइम किल करते हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। ये काव्य ने किया भी है और यही काव्य का आपको सजेशन भी है। अच्छा काव्य, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मम्मी पापा दोनों आपके साथ दिन रात आप जितनी मेहनत करते थे उतनी मेहनत के साथ आपके साथ लगे रहते थे, तो आपको जो मोटिवेशन मिलता है, जैसे अंदर से फायर पैदा होती है ना कि नहीं साहब मुझे करके दिखाना है, तो ये पेरेंट्स के मोटिवेशन की वजह से भी होता है। हमारी अपनी अंदर से इच्छा होती है कि हमको इस तरह का टारगेट अचीव करना है, तो हमारे अंदर से भी वो फायर पैदा होती है। तो आपके अंदर वो फायर कैसे पैदा हुई कि आपको ये करके दिखाना है और आपको ये अचीव करना ही करना है? मतलब वो कौन सी चीज थी जिसने आपको पुश किया कि नहीं काव्य तुमको ये करके दिखाना है, तुम ये करो? पहले इनहेरेंट इंटरेस्ट की वजह से उस फील्ड में आगे बढ़े, उसके बाद धीरे धीरे ट्रू पोटेंशियल पता चलने लगा और समझ में आने लगा कि इसमें और बेटर कर सकता हूँ मैं, और इसी से मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा एक चीज और है काव्य, जैसे अक्सर बच्चे हम लोगों से कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में ये बात पता नहीं क्यों रहती है कि जो टॉपर्स हैं वो 12 से 15 घंटे रोज पढ़ते होंगे। आपका क्या कहना है, क्या ये सच है एक्चुअली 12 से 15 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, या 12 से 15 घंटे हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम टॉपर नहीं होंगे? हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्मार्ट वर्क होता है, तो हमें पूरी पढ़ाई करनी चाहिए तो थोड़ा सा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। अच्छा। और टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ें। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के बारे में बच्चों से आप कुछ शेयर करेंगे, व्हाट इज ए स्मार्ट वर्क, कैसे ये स्मार्ट वर्क होता है? जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है उसमें ज़्यादा फोकस कर दें, कोई आपका इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें आपने अपना एनर्जी और टाइम को डिवोट कर दिया, और कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे आपकी और हेल्प हो सकती है उसमें और थोड़ा टाइम डिवोट कर दिया, और जो थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है उसको जल्दी जल्दी कर दिया। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, वो ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने जो भी स्टडी की, स्टडी में स्टडी मटेरियल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग पढ़ाई के लिए किताबों पे डिपेंड होते हैं, किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो ग्रेविटी के स्टडी मटेरियल ने आपकी क्या हेल्प की? जो मटेरियल होता है वो पिन पॉइंटेड, इम्पोर्टेंट और ट्रिम्ड आउट होता है, तो जो ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में वो अच्छे से कवर हो जाता है। ये हमारे मॉड्यूल हेल्प करते हैं। अच्छा अदर मॉड्यूल्स और ग्रेविटी मॉड्यूल का कंपेयर करें तो ग्रेविटी मॉड्यूल कैसे बेटर है? मुझे तो लगभग सबके अच्छी लगी, मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि किसी कोचिंग का खराब है या किसी का बहुत अच्छा है, सबका अच्छा ही सबका। तो ग्रेविटी में कुछ आपको स्पेशलाइज दिखाई दिया मॉड्यूल्स में, या आपको लगा कि हाँ ये किसी एक पार्ट में किसी एक पैटर्न में बेटर है, या ग्रेविटी मॉड्यूल लगाने से हमें ज्यादा हेल्प मिल रही है? बीच में थोड़े से सॉल्व एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस देते थे, कॉन्सेप्ट की बात तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा मतलब इलस्ट्रेशंस और जो भी चीजें उन्होंने दे रखी हैं मॉड्यूल्स में वो एक एडिशनल हेल्प के तौर पे आपके सामने रहे। ओके ओके। अच्छा स्टडी में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको बैकलॉग कहा जाता है। ज्यादातर वो बच्चे जो बहुत अच्छा कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर पाते उनके साथ केस बैकलॉग का ही होता है। क्या आपने बैकलॉग कभी फील फेस किया, और अगर किया तो उस बैकलॉग को आपने कैसे कवर किया? हाँ बैकलॉग तो ऑलमोस्ट सबके साथ ही आया था, मेरे साथ भी आया था, लेकिन उसको उसके बारे में इतना टेंशन ना लेके करंट टॉपिक पे फोकस किया और जब भी टाइम मिलता उसको कवर करते चलते। ओके ओके ओके। अच्छा जिस दौरान आप तैयारी कर रहे थे तो ग्रेविटी ने आपको डीपीपीज और टीपीपीज दिए होंगे, तो उन डीपीपीज टीपीपीज से आपको क्या हेल्प मिला? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती थी और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते थे। ओके ओके। अच्छा काव्य आपसे तो बहुत सारी बात हो गई, मैं एक दो सवाल आपकी मदर से भी पूछना चाहूंगा, और इत्तेफाक से आज वो हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल भी हैं, तो बच्चों मैं काव्य की मदर को इनवाइट करूंगा। आप प्लीज मैम आइए, मैं आपसे भी कुछ चीजें काव्य के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि एक माँ का योगदान बच्चे की परवरिश में जितना होता है वो किसी का भी नहीं होता, और पिता का भी शायद उतना योगदान नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर माँ के संपर्क में ही बच्चा होता है और माँ की देख रेख में ही बढ़ता है, घर में पूरे दिन रहता है। हस्बैंड्स यानी कि पिताओं का तो क्या होता है कि भाई ब्रेड बटर के लिए घर से बाहर निकलना है, दूसरी जगहों पे भी बिजी रहना है, बच्चे की महंगी फीसेस होती हैं उनका अरेंजमेंट भी करना है, मगर बच्चा घर में कैसे परफॉर्म कर रहा है, घर में कितना पढ़ रहा है, कितना फोकस कर रहा है, ये चीज आपको काव्य के मदर से जानने के बाद मिल जाएगी। मैम मैं आपसे, अब काव्य थोड़ा सा इधर आ जाइए, हमारे दर्शकों को मैं चाहता हूं कि आपकी मम्मी जो है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दें, और बहुत सारे पेरेंट्स जो इसको देख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। काव्य की मदर आपसे अब जो भी शेयर करेंगी वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैम ये पूछने का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुश हैं कि नहीं, ऑब्वियसली खुश होंगी, है ना, और ये खुशी दिल से होगी। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि काव्य को एज अ बच्चे, एज अ बेटा आप कैसे डिफाइन करेंगे?
सर शुरू से मतलब जो हम लोगों ने देखा छोटे से भी पता चल जाता है, तो मैं जरूर कहूँगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, बट काव्य के लिए वो शुरू से सेल्फ मोटिवेटेड था। जैसे छोटे में भी अगर प्ले ग्रुप या प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर करता था, तो हम लोग को धीरे धीरे इंटरेस्ट इसका समझ में आने लगा। फिर धीरे धीरे जो ओलंपियाड होते हैं सर छोटे क्लासेस में ऐसे ओलंपियाड होते हैं, वो इसने देना शुरू किया, और इसमें मैथ्स में इसका काफ़ी इंटरेस्ट, मुझे भी ऐसा लगा कि इसको मैथ्स में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है। तो धीरे धीरे ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, क्योंकि हर माँ की तरह हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में वो आगे बढ़े। नहीं, ये बात तो बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि बहुत से पेरेंट ये नहीं समझते हैं। हमारे पास बहुत से पेरेंट आते हैं, वो बच्चे के लिए ये कह के आते हैं कि आपको मेरे बच्चे को इंजीनियर बना देना है। बच्चे में अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो कैसे बनेगा? और अगर पेरेंट्स इस बात को, जैसे आपने कहा कि मैंने बच्चे के इंटरेस्ट को देख के तय किया कि वो किधर जाना चाहता है, ये बात अगर पेरेंट्स समझ लेंगे तो बच्चे भी बहुत खुश रहेंगे, पेरेंट्स भी बहुत खुश रहेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी सुलझी हुई सोच है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है उस तरफ उसको ले जाना है। चलिए दोस्तों, मदर से तो मेरी बात हुई। मैम एक चीज और आपसे लास्ट पूछूं, फिर उसके बाद हम लोग काव्य के फादर से बात करते हैं। आप उन सारी माओं से क्या कहना चाहेंगी जो अपने बच्चों के लिए वैसा भविष्य चाहती हैं जैसा काव्य का है? मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से वो सारी बातें उन माओं तक जाएं और वो अपने बच्चों को उस तरह की परवरिश दें जैसे आपने दी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी सभी माओं की तरह वही किया है, जैसे बच्चे का टाइम से खाना, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको हमें सपोर्ट करना, जो ज़रूरी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसको हमें प्रोवाइड करना। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अगर उनका इंटरेस्ट आ रहा है तो उनको हमें डेवलप भी कराना है। इंटरेस्ट में हमें वो सारा उनको रिसोर्सेज भी देने हैं। बट मैं सभी पेरेंट्स से ये जरूर कहना चाहूँगी कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन पे मतलब वो चीज़ों को पढ़ने में सहयोग करें। वो फील्ड कोई भी हो सकती है। काव्य को मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स के लिए सभी जानते हैं कि IIT बेस्ट स्ट्रीम है और इंस्टीट्यूट में पढ़ना, और जैसे ये कंप्यूटर फील्ड में करना चाह रहा है तो उसके लिए बेस्ट है, तो हम सब ने उसी को सपोर्ट किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी मदर से कि आप टाइमिंग पे मत जाइए कि बच्चा सारा टाइम बैठ के पढ़ता ही वो हमेशा दिखे। क्वालिटी टाइम भी अगर वो पढ़ाई कर रहा है और कम टाइम में वो सारी चीज़ें कैप्चर कर रहा है तो ये हम सभी के लिए अच्छा है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। मतलब मैं इसके लिए मैं खुद ताली बजाना चाहूंगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जरूरी नहीं कि बच्चा 9 घंटे बैठ के पढ़े, बच्चा 5 घंटे बैठ के पढ़े, मगर क्वालिटी टाइम पढ़े। ये पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। आप दिन भर बच्चे को धौंसते मत रहिए कि बेटा बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा। हमें किसी के साथ कंपेयर भी नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर काव्य ने करी है तो दूसरे फील्ड में दूसरा कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें बढ़ने दे सके। देखिए दर्शकों, इस बात को समझिए और इस बात को समझना जरूरी भी है कि आपके सामने अभी काव्य की मदर ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ये सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी वैसे के वैसे ही जाने वाले हैं, है ना। आपको इन चीज़ों को ऐसे ही फॉलो करना होगा। अगर आप अपने बच्चों की परवरिश चाहते हैं तो आपको भी उनके लिए इतनी मेहनत करनी होगी। तो ये तो काव्य की मदर से बात हुई। अब मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए काव्य के फादर से भी हम लोग जरूर डिस्कशन करें, क्योंकि काव्य के फादर भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं इनकी सक्सेस का। तो मैं काव्य के फादर को मैम इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू, आपने अपना समय दिया। नमस्कार सर। काव्य के फादर को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, मतलब सर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, मगर बहुत व्यस्त बिजनेसमैन हैं। मैं इनके पास भी अगर कभी जाता था किसी काम को लेकर के, तो इनसे बात करने के लिए मुझे 5 से 7 मिनट वेट करना पड़ता था, क्योंकि कई लोगों को सर एक साथ हैंडल कर रहे होते थे। तो मल्टीटास्क में तो सर माहिर हैं। सर थोड़ा सा इधर आ जाए, हमारे दर्शकों का विजिबल होने चाहिए। तो सर खुद तो मल्टीटास्किंग में है, इसका सीधा सा मतलब है कि सर एक बिजनेसमैन तो बिजी बहुत रहते होंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जनरली होता क्या है कि एक पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चे के लिए समय निकाल पाना, ठीक। और अक्सर मैं खुद भी ये मानता हूं कि बच्चे अपने पिता के समय को कम मिलने की वजह से मिस भी बहुत करते हैं, ठीक। तो आपने अपनी इन चीजों को कैसे मैनेज किया? आपने कितना कैसे समय निकाला? काव्य को कितना समय दिया, कैसे दिया? कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि सारा क्रेडिट मदर्स को जाता है मैक्सिमम जी, क्योंकि फादर्स को जो जॉब में है उनके पास जॉब टाइम नहीं है, हाँ, जो बिजनेस में है वो नो डाउट बिजी रहते हैं। बट ये है कि आपको बच्चे को समय देना होता है, और जो भी समय आप निकाल पाओ 1 घंटे 2 घंटे या वीकेंड में, तो वो आप दें। और बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ ध्यान रखें हमेशा।
ओके ओके, मतलब अगर आप बिजी हैं भी, आप जॉब में भी हैं, आप बिजनेस में भी हैं, तो भी अगर आप चाहे तो समय निकाल सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे बस एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि इस पूरी जर्नी में जो काव्य का स्टडी शेड्यूल रहा है, जो स्टडी काव्य ने पूरी की है, इसमें ग्रेविटी का जो भी योगदान रहा, आप उसे कैसे जज करेंगे? ग्रेविटी का जो योगदान रहा वो स्टडी मटेरियल पे, जी जो उन्होंने प्रोवाइड कराया, जो चीज़ें दी वो काफ़ी सिलेक्टेड और सिलेक्टिव थी। जी कहने का मतलब ये कि बहुत प्यूरीफाई करके दी जी और जो कि बहुत हेल्पफुल हुआ बच्चों को। आपकी मूवमेंट में तो बहुत ज़्यादा रहा बच्चों को, जी क्योंकि सर लोग का जो एनालिसिस है वो बच्चों को सालों का होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर अवॉइड कराने में सर को भी ज़्यादा टाइम मिला जी, कि बच्चों को और रिफाइन करते हैं जी। जो मटेरियल दे गए फिर। तो दोस्तों हम लोगों ने आज एक काफ़ी लंबा सेशन किया। हमारे साथ काव्य ने बहुत साथ दिया हम लोगों का, यहाँ पर रहे हमारे साथ काव्य काफ़ी लंबे समय तक। काव्य के फादर ने थोड़ी देर पहले आपके सामने काव्य की मदर थी, सभी ने बहुत सपोर्ट दिया और यहाँ करके अपना कीमती समय दिया हम लोगों को, अपने डेली फिक्स टाइट शेड्यूल में से समय निकाल करके यहाँ पर आए और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जानकारी इस वीडियो, इस इंटरव्यू के ज़रिए आप तक पहुँचेगी, ये अगर आप माँ बाप हैं देख रहे हैं तो आपके काम, और अगर आप स्टूडेंट हैं देख रहे हैं तो आपके काम आने वाली है। इन जानकारियों को नोट करिए, इस पर गंभीर चिंतन करिए, इस बहुत अच्छे से इस पर फोकस करिए, इन चीज़ों को अपने स्टडी शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करिए और मुझे लगता है कि काव्य जैसा रिजल्ट लाने में आप भी सक्षम हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काव्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत समय निकाल करके बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं काव्य को एक बार फिर बधाई दूंगा, आपको एक बार फिर बधाई दूंगा कि ऑल इंडिया रैंक 25 IIT मुंबई मैक्सिमम लोगों का सपना होता है, काव्य का पूरा हुआ है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू काव्य।